दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में और मैं हूं अनुरिता सक्सेना। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं एक ऐसे रोग की जिसको अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये शायद सबसे पुराने रोगों में से एक है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस की, जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है और जो ये फेफड़ों में सबसे ज़्यादा होता है। अगर इतिहास की बात करें तो इजिप्ट की ममीज़ में भी ये रोग पाया गया है और हज़ारों साल से ये मानव के साथ जुड़ा हुआ है। अगर लिखित इतिहास की बात करें तो ईसा पूर्व 1500 साल पहले से इसका जिक्र जो है वो हमारे ग्रंथों में है। जो हमारा क्षय रोग है इसको बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता था। इसको कंजम्पशन, सोशा, रोग विन्यास्या के नाम से कहा जाता था और विश्व में अलग अलग नामों से जाना जाता था। लक्षण वही होते थे कि इसमें खांसी, ज़ुकाम और साथ में हल्का हल्का बुखार, कभी तेज़ बुखार, वज़न का कम होना और धीरे धीरे खांसी में खून आने लगना और साथ ही धीरे धीरे इंसान की मृत्यु हो जाना। 1882 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर रॉबर्ट कोच। उन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की और विश्व को बताया कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से ये रोग होता है। लेकिन इलाज इसका शुरू हुआ 1944 में जब स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की गई और तब से टीबी का इलाज शुरू हुआ। टीबी की रोकथाम के लिए हर सरकार ने बहुत कार्य किए हैं और टीबी की रोकथाम जो है वो काफ़ी हद तक हुई है। लेकिन हम आज की अगर बात करें तो अभी भी भारत जो है वो टीबी रोग से काफ़ी हद तक ग्रसित है। बहुत सारे लोगों को आज भी लाखों की तादाद में टीबी का बैक्टीरिया उनमें पाया जाता है और ऐसा कहा जाता है, जो हमारे आंकड़े हैं, कि 2 लाख से अधिक लोग अभी भी भारत में टीबी की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या है ये बीमारी? क्या है इसके लक्षण? और इतनी अच्छी दवाइयों के होने के बावजूद भी अभी भी लोग जो हैं इस रोग से अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं? इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर संजीव प्रभाकर, जो पल्मोनरी मेडिसिन आईजीएमसी से हमारे बीच में आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डॉक्टर साहब से ही जानेंगे कि ये टीबी का रोग है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्यों होता है, कितनी तरह का होता है और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल जो है वो आपसे यही होगा कि टीबी है क्या और कैसे होता है? जैसा कि आपने ब्रीफ किया ही है कि टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो इसके अलग अलग नाम, जैसे कि आपने बताया, इसको तपेदिक रोग भी बोला जाता है, इसको यक्ष्मा भी बोला जाता है, क्षय रोग भी इसे कहा जाता है। तो ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। एक संक्रामक रोग है, यानी इन्फेक्शियस रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और ज़्यादातर ये जो है ऐसा व्यक्ति जो कि जिसमें ये बैक्टीरिया होता है और जिसमें इस बीमारी के लक्षण होते हैं, वो जब खांसता है या छींकता है तो हवा के माध्यम से ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है। यानी कि जिसमें ये इन्फेक्शन, लाइव इन्फेक्शन जिसमें हो जाता है, संक्रामक है, अगर वो छींकेगा और खांसेगा तो जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं हमारी, उसके साथ ये रोग जो है वो दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक ऐसा रोग है जिसमें जो है जब मरीज खांसता है तो उसके जो गले से और उसके लंग से जो है ये जो ड्रॉपलेट्स है ये निकलते हैं और इन ड्रॉपलेट्स में जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है। तो वो उसके नाक से और दूसरे व्यक्ति के में चला जाता है, नाक या मुंह से वो उसकी सांस की नाली में चला जाता है। वहाँ से जो है 90% लोगों में जो ये रोग है ये लंग से शुरू होता है और उसके बाद दूसरे ऑर्गन में भी जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो कहा ही जाता है कि टीबी का ज़्यादातर जो रोग है वो इंसान के फेफड़ों को ही अफेक्ट करता है, लेकिन फेफड़ों के अलावा भी क्या किसी दूसरे अंगों में भी टीबी हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। जैसा आपने पूछा कि टीबी के कितने प्रकार हैं, तो उसी तरह से मैं बताना चाहूँगा कि एक साधारणतः जो मोटे तौर पे बोलने वाली बात है वो ये है कि टीबी जो है 2 तरह से होता है। जिस तरह से जैसे लंग्स में जो टीबी होता है उसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं और लंग से बाहर
चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो हमारी आंखें हैं, चाहे वो हमारा गला है, हार्ट के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियल लेयर बोलते हैं, उसमें पानी भर जाता है। या फेफड़े के बाहर भी एक लेयर झिल्ली होती है, 2 लेयर्स होती है, उसमें भी प्लूरल फ्लूइड जमा हो जाता है, उसमें भी टीबी होता है। हमारे जॉइंट्स में टीबी होता है, हमारे जो ये पेट की आंतें हैं उनमें भी टीबी। तो कहने का मतलब है जो बालों को छोड़ दे, नाखून को छोड़ दे, तो टीबी जो है हर अंग में हो सकता है। लेकिन ज्यादा प्रेवलेंट जो है वो फेफड़ों वाला है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका जो मेन रूट है, स्प्रेड होने का रूट है जो वो है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो मैक्सिमम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है लंग्स में जाते हैं, पर कुछ ड्रॉपलेट्स जो है पेट में भी जा सकते हैं। तो वो पेट में भी हो सकता है, पर मैक्सिमम लंग से ही शुरू होता है टीबी। तो अगर ड्रॉपलेट जो है वो लंग से बाहर शरीर के दूसरे हिस्सों में अंदर ही अंदर पहुंच जाता है, तो उसका बैक्टीरिया जो है वो कहीं पे भी जाके अपना घर कर सकता है। तो ये जो दूसरे अंगों में टीबी होती है डॉक्टर साहब, उसको क्या कहते हैं? उसको जो है मैम, उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। पल्मोनरी मींस लंग, एक्स्ट्रा मींस जो लंग्स के बाहर के हैं। उसमें जैसे गिटलियां हैं, जैसे हमारे गर्दनों में गिटलियां होती है, जिनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उनमें सोजिश आ जाती है और कई बार पाया जाता है कि उसमें टीबी निकल जाता है। इसी तरह हमारे फेफड़े के चारों तरफ 2 लेयर होती है जिसको हम प्लूरल लेयर्स बोलते हैं, उनमें स्पेस होता है। नॉर्मली उस स्पेस में कोई कलेक्शन नहीं होती, पर टीबी का जो पानी उस स्पेस में कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम प्लूरल फ्यूजन बोलते हैं, उसमें भी टीबी निकलता है। इस तरह से हमारी आंतें हैं, उसमें टीबी आ सकता है, आंखों में टीबी आता है। होता क्या है, आंखों के पेशेंट में धुंधलापन आने लगता है, उसकी आंखें लाल रहने लगती है, तो जब टेस्ट होते हैं तो पाया जाता है कि टीबी हुआ है। तो जैसे हम अब अगली बात यही करते हैं डॉक्टर साहब कि टीबी आपने क्या है ये बता दिया, कैसे होता है ये भी हमने बात कर ली, तो कैसे पता लगता है कि टीबी के लक्षण क्या हैं, जो आम लक्षण है टीबी के वो क्या हैं? जो तो ये भी डिपेंड करेगा कि वो टीबी किस ऑर्गन का है। चलिए तो हम पल्मोनरी टीबी की बात करते हैं पहले। पल्मोनरी टीबी की बात करेंगे तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो बुखार होता है। पेशेंट को हल्का बुखार होता है। वो बुखार ऐसा होता है कि पेशेंट को कई बार एहसास ही नहीं होता है। और इसमें जो पर्टिकुलर एक वर्ड आता है इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, उसका मतलब है कि शाम के टाइम में जब पेशेंट या कोई भी मरीज है या व्यक्ति है जब अपने घर पहुंचता है या स्कूल से बच्चा घर पहुंचता है तो वो अपने को थका थका महसूस करता है। मतलब थकान और हल्का बुखार जो है इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। उसके अलावा खांसी, क्योंकि लंग्स को इन्वॉल्व किया तो खांसी तो होएगी और वो खांसी जो 2 हफ्ते से ज़्यादा होती है उसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है ये टीबी हो। उसके अलावा खून, जैसे आपने पहले भी बताया, खांसी में खून आना, हल्का बुखार और सांस का फूलना और वजन कम करना, भूख कम होना और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट को रात को सोए बहुत सारा प्रोफ्यूज स्वेटिंग जिसको बोलते हैं, बहुत पसीना आना, बहुत जाना, वो भी एक इसका लक्षण है। ये सारे लक्षण है लंग्स वाले टीबी के। जो लंग से बाहर जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो डिपेंड करता है कि आपका किस ऑर्गन पे टीबी का इफेक्ट हो रहा है। जैसे मान लो ब्रेन टीबी है तो आपको हेडेक होगा, आपको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो सकती है, स्वीयर हेडेक होगा। इस तरफ आंखों में टीबी होता है तो उसमें धुंधलापन है। इस तरह से अलग अलग। अगर जैसे पेट में आंतों का टीबी हो जाता है डॉक्टर साहब, पेट में आंतों का टीबी हो जाएगा तो उसको पेट दर्द हो सकती है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है। तो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसमें बुखार जरूरी नहीं है कि हो, बुखार भी होता है पर बुखार इतना हल्का बुखार होता है। टीबी के यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें हल्का बुखार आता है, 99 और 100 के बीच में ही मैक्सिमम ज्यादातर। मतलब ऐसा बुखार होता है जिसको अक्सर लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, उनको लगता है कि भाई थकान हो गई, थोड़ा काम ज्यादा कर रहे हैं। आजकल तो देखिए डॉक्टर साहब जरा सा भी अगर कुछ हल्का बुखार या कुछ होता है तो हम यही सोचते हैं कि अरे आजकल बहुत स्ट्रेस है, बहुत काम ज्यादा है, तो इसलिए हो सकता है इसकी वजह से थकान हो गई हो। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि हमें और हमारे दर्शकों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि अपने किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। अगर आपको हल्का बुखार, थकान, भूख कम लगना, पसीने आना और अगर हल्का वजन आपका कम हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि टीबी की बीमारी जो है वो किसी को भी हो सकती है और इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि किसको होगी या किसको नहीं होगी, है ना डॉक्टर साहब? कि उसमें तो क्योंकि टीबी का, जैसे मैंने सुना है कि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो ऑलमोस्ट 1/3 100 में से 30 लोगों को या 25 लोगों को टीबी का बैक्टीरिया होता ही है। उसके बारे में भी कुछ बताएं डॉक्टर साहब। मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने मुझसे पूछा था टाइप्स कितनी होती है, तो एक अलग तरीके से मैं डिवाइड करूँ टीबी को तो टीबी 2 फॉर्म में होता है। एक एक्टिव टीबी जिसको हम सक्रिय टीबी बोलते हैं और एक होता है लेटेंट टीबी जिसको निष्क्रिय या सुप्त टीबी बोलते हैं। लेटेंट टीबी जो आपने बात करी कि जो वर्ड का जो डाटा निकालते हैं, जब हम पूरा रिकॉर्ड निकालते हैं तो उसमें ये पाया गया है, जो WHO ने अपना डाटा दिया है उसमें ये दिया है कि
एवरी थर्ड पर्सन इज इन्फेक्टेड। यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इन्फेक्टेड मतलब अलग है और डिजीज़ मतलब अलग है। इन्फेक्टेड का मतलब बैक्टीरिया तो हमारे बॉडी के अंदर है, पर हमारे को उस कंडीशन में कोई लक्षण नहीं आते, ना तो हमारे को कोई लक्षण होते हैं, ना ही हमारे थ्रू किसी और व्यक्ति को। यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मतलब है बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया अभी रोग नहीं बना है। हाँ जी, वो रोग नहीं बना है, पर जब रोग बनेगा तब उसको बुखार भी आ जाएगा, तब उसको खांसी भी होने लग जाएगी, वजन भी कम होने लग जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि इन्फेक्टेड पर्सन में कोई लक्षण भी नहीं आते और ना ही वो स्प्रेड कर पाता है डिजीज़ को। तो वो लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी वैसे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, और एक जो हमारे लंग्स में चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से भी हम इसको प्राइमरी टीबी और पोस्ट प्राइमरी टीबी भी बोल सकते हैं। तो प्राइमरी और पोस्ट प्राइमरी में क्या फ़र्क है डॉक्टर साहब? प्राइमरी टीबी जैसे कि उसके लिए हमारे को नेचुरल हिस्ट्री पता होनी चाहिए टीबी की। जैसे आज हम यहाँ इस कमरे में 10 लोग हैं, जब हम 10 के 10 किसी टीबी के पेशेंट से इन्फेक्टेड होते हैं, कोई पेशेंट हमारे सामने होता है, तो हमारे को ऐसा नहीं कि सबको टीबी होगा। 100 में से जो है सिर्फ 5 से 10% में जो है टीबी हो सकता है, बाकी 90 to 95 में लेटेंट टीबी होगा। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको लेटेंट स्टेज में ही रोक देगी जी। तो 5 to 10% में जो टीबी हो सकता है और इनिशियल स्टेज में हो सकता है, तो उसको हम प्राइमरी टीबी बोलते हैं। और जब कभी द्वारा मान लो लेटेंट टीबी में कभी किसी भी और बीमारी के कारण शुगर हो गया, या आपको कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट होगी, HIV है, कैंसर है, उन कंडीशन में वो लेटेंट टीबी सक्रिय हो सकता है, वो एक्टिव फॉर्म में बन सकता है, और उसमें जो उस टाइम जो है चेंजेस जो लंग्स में आते हैं वो उस टीबी को पोस्ट प्राइमरी टीबी बोला जाता है। तो जो मैं समझ रही हूँ डॉक्टर साहब वो ये कि टीबी का बैक्टीरिया हिंदुस्तान में, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन में है, लेकिन वो सक्रिय तभी होगा जब आपकी इम्यूनिटी लो होगी, या आपको कोई ऐसा रोग है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, या आप किसी वाकई बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फेक्टेड पर्सन से आपको इन्फेक्शन हुआ है। अदरवाइज टीबी ऐसा कोई घबराने वाला रोग नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई टीबी की। अब हम बात करते हैं, आपने लक्षण भी बता दिए। अब अगर हम कहें कि हम आप हॉस्पिटल जाते हैं तो किस तरह के टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन होते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि आपको किस तरह का टीबी है? हर चीज डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ टीबी कौन सा है। पल्मोनरी टीबी की बात करेंगे, हम पल्मोनरी की बात जो 90% लोगों में पल्मोनरी टीबी होता है, तो सबसे पहले 2 हफ्ते से ज़्यादा जिसको खांसी हो रही है, हल्का बुखार आ रहा है, भूख कम है, वजन कम है, रात को पसीना पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को आके अपना जांच करानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जब हमारे पास हमारे ओपीडी में आते हैं तो हम सबसे पहले उनका एक्सरे करते हैं। एक्सरे में जो है जो पल्मोनरी टीबी होता है उसमें जो एक्सरे में हमारे को लीजन दिखते हैं, छोटे छोटे डॉट्स जिनको मैं बोलूँगा, वो एक्सरे में दिखेंगे, और वो ज़्यादातर जो है अपर पोर्शन में दिखते हैं। जो मतलब जो एक्सरे में छोटे छोटे वाइट दाग दिखने लगते हैं, वो और मैक्सिमम वो अपर पोर्शन में दिखते हैं, जो हमारा एक्सरे का अपर पोर्शन होता है उसमें दिखते हैं। उससे हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये टीबी हो सकता है। फिर ऐसे व्यक्ति को हम जो है डॉट सेंटर में भेजते हैं, उसके जो बलगम की जांच की जाती है। बलगम की जांच के लिए हमारे पास स्टेनिंग मेथड भी है, जैसे कि जेडन स्टेन है, और आजकल जो न्यू प्रोग्राम है उसमें ऑरामिन रोडामिन स्टेन यूज़ करते हैं, जिसमें जो है बैक्टीरिया को ईजिली देखा जा सकता है। तो वो स्पूटम की एग्जामिनेशन होती है। इसके अलावा यानी कि एक्सरे भी होगा और आपके स्पूटम की जांच होगी, और उससे पता लगता है कि आपको टीबी है या नहीं है। अगर हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात करें डॉक्टर साहब, कि जिसमें स्पूटम की या एक्सरे की तो है नहीं, फिर उसकी कैसे पता लगता है? जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात है, जहाँ जैसे मान लो प्लूरल फ्यूजन हुआ, जैसे लंग्स के चारों तरफ पानी भर गया, तो उस पानी को हम निकालते, पतली नीडल उस स्पेस में डाल के पानी को निकालते और पानी को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम सिम्टम्स भी आ रहे हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन में भी टीबी का कीटाणु या तो दिख जाए, या फिर उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम देखते हैं कि इसके बेस पे हमने ये टीबी लग रहा है। यानी कि टीबी के स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं जिससे ये कंफर्म होता है कि आपको पल्मोनरी है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, अगर आपके पास आपके सिम्टम्स हैं। तो इलाज जो है डॉक्टर साहब, मैंने भी सुना है डॉट्स करके कुछ होता है, डॉट्स 99 जो अब कहलाने लग गया है, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, तो उसके बारे में कुछ बताएं डॉक्टर साहब। जैसा कि आपने बता ही दिया, डॉट्स जो है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स है। शॉर्ट कोर्स का मतलब पहले जैसे आपने हिस्ट्री में बताया था कि इनिशियल स्टेजेस में स्ट्रेप्टोमाइसिन आई, उसके बाद आपकी पास ड्रग है एक, वो भी आई, INH भी आई। पर इनका क्या होता था, ये इनिशियल स्टेज में तीनों दवाइयाँ जब देते थे तो बहुत लंबे टाइम तक हमारे को टीबी की दवाइयाँ देनी पड़ती थी, 1-1 साल 2-2 साल। जो ऑर्डिनरी टीबी भी है, ड्रग ससेप्टेबल टीबी में भी ये दवाई इतने लंबे टाइम के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती थी। पर जो अब हमारे पास जब द्वारा ये
1970s में जो है हमारे पास रिफेम्पिसिन आई, इथेम्बुटोल आई, पैराजिनामाइड, ये ड्रग्स आई, तो इससे शॉर्ट कोर्स हो गया, तो इसका नाम पड़ा डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये आपका आरएमटीसी प्रोग्राम जो है 1997 में शुरू हुआ। 1962 में तो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम था, वो चेंज होकर 1997 में आरएमटीसीपी बना, उसमें जो है डॉट्स दिया, क्योंकि लोग छोड़ देते थे ट्रीटमेंट, इसलिए हमने डायरेक्ट अपने सामने दवाइयाँ खिलाई। अब जो है 2020 से जो है नया प्रोग्राम आ गया है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे को 2025 तक एलिमिनेट करना है टीबी से। तो उसमें जो 99 डॉट्स का कंसेप्ट आया है, उसका मतलब है कि ये डॉट्स की ट्रीटमेंट इतनी इफेक्टिव है कि एटलीस्ट 99% लोग क्योर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने जो सुना है डॉट्स के बारे में कि ये है कि लोगों को खुद दवाई जो है वो सरकार अपनी जिम्मेवारी लेती है कि हम दवाई खुद खिलाएंगे। तो दवाई खिलाने की क्या ज़रूरत है? अगर हमको रोग है तो दवा तो हम खुद ही खाएंगे ना, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व करके दवा क्यों खिलानी पड़ती है टीबी में? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट का ये कंसेप्ट है मैम, जो पहले जो हम एनटीसीपी चला था, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, उसमें भी दवाइयाँ देते थे, पर होता क्या है कि एक व्यक्ति जिसको हमें 6 महीने दवाइयाँ खिलानी होती है, वो 1-2 महीने बाद जब उसको ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली लेता है तो उसके बाद क्या देखा जाता है, उसकी भूख बढ़ जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है, उसको ना बुखार होता है ना उसको खांसी रहती है, तो उसको बर्डन लगता है कि ये मैं 2 महीने खा के बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ ना, मुझे कुछ कोई भी सिम्टम तो है नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो मैक्सिमम लोगों ने ये दवाई बीच में ही छोड़ दी, और किसी ने ली, कभी 1 दिन छोड़ दी, कभी 2, उससे इरेगुलरिटी बन गई। उससे क्या हुआ कि हमारा जो टीबी, जो ड्रग ससेप्टिबल टीबी है, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में भी चेंज हो गया, और ये प्रोग्राम भी पूरे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके लिए हमने ये चेंज किया था। जी, जो मैं समझ रही हूँ डॉक्टर साहब, वो ये कि उसमें ड्रग की जब हम दवाई खाते हैं तो 2 महीने के अंदर जो हमारे ड्रग के जो टीबी के सिम्टम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन टीबी की दवा जो है उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं। तो उससे लोगों में एक रेजिस्टेंस होती है कि हमें क्यों खानी, तबीयत तो ठीक हो गई है, लेकिन अगर आप 6 महीने तक ये दवा नहीं खाएंगे तो आपका टीबी का जो बैक्टीरिया आपके अंदर है वो ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए सरकार ने इसको कहा कि हम अपने सामने 6 महीने तक दवा खिलाएंगे, तो इसीलिए शुरू किया। और आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की, वो क्या चीज़ है डॉक्टर साहब? ये भी जैसे टीबी को हमने डिवाइड किया उसके ऑर्गन के बेस पे, वैसे जो हम ट्रीटमेंट के बेस पे टीबी को डिवाइड करना चाहेंगे या इसके टाइप्स बताने जाएंगे तो 2 तरह का टीबी है। एक होता है ड्रग ससेप्टिबल टीबी और एक होता है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। जो हमारी जो ड्रग्स है, बेसिक 4 ड्रग्स है, आइसोनियाजिड, फिर आपका रिफेम्पिसिन, इथेम्बुटोल, पैराजिनामाइड। जो MDR होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, उसमें जो ये 2 ड्रग्स होती है, ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, रिफेम्पिसिन और INH, ये हम एंड तक देते हैं 6 महीने तक। इन दोनों दवाइयों से जो है वो ये असर नहीं करती, बैक्टीरिया ने अपने को म्यूटेट कर लिया होता है, जैसे आजकल जो वो बैक्टीरिया इतना स्मार्ट हो जाता है कि वो कहता है कि इन दवाओं का असर हम पे नहीं होगा। तो ये ज़्यादातर तभी होता है डॉक्टर साहब जब आप इलाज जो है वो बीच बीच में छोड़ें, पहली दफा में नहीं होगा, अगर 2-4 दफा करने के बाद अगर आप ठीक से इलाज ना करें तभी होता है, या शुरू से भी हो सकता है? वैसे तो प्राइमरी MDR भी पाया गया। प्राइमरी MDR का मतलब यही होता है कि पहली बार आया और MDR हुआ, पर वो पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ती है फिर हमारे को कि उसके घर में कोई MDR का पेशेंट तो नहीं था जिसके कारण उसको MDR ही हुआ, कि उसको बैक्टीरिया ही MDR का आया है। अदरवाइज तो वो होता तभी है जब पेशेंट ने प्रॉपर दवाइयाँ ना ली हो, बीच में छोड़ दिया हो, या जो जैसा कि आपने बताया कि कोई उसको साइड इफेक्ट्स हो रहे उसके कारण भी टीबी और स्टिग्मा भी रहता है कि दवाइयाँ खा रहा है, ले रहा है, टीबी का वो सारा कुछ थोड़ा सा। हाँ, अगर हम सोसाइटी की भी बात करें डॉक्टर साहब, तो क्योंकि टीबी जो है वो एक संक्रामक बीमारी थी और पहले से ही एज ओल्ड, अगर हम अपनी पुरानी मूवीज़ को भी देखें तो हमेशा से ये था कि जिसको टीबी का रोग हो जाए उसको थोड़ा सा परे कर देना चाहिए। इनफैक्ट हमारे जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सैनिटोरियम की तरह ही डेवलप भी हुए। अगर हम शिमला की भी बात करें तो यहाँ पर वही ज़्यादातर लोग, शुरुआती दौर में वही लोग आते थे जो टीबी जिनको हो जाता था और अपना अच्छी सेहत के लिए आते थे, तो लोगों को अलग कर दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये रहता ही है कि टीबी है तो हमें ना हो जाए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अगर लोग जैसे टीबी की दवा खाने लगते हैं तो क्या उसके बाद भी वो इन्फेक्शियस रहते हैं? नहीं, जैसे ही टीबी का पेशेंट दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है वो इन्फेक्शियस नहीं रहता है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा हम बोलते हैं कि बुजुर्ग हैं या छोटा बच्चा है तो थोड़ा आप प्रिकॉशन ले लो, जैसे मदर है कोई पॉजिटिव आ जाती है, वो भी सिर्फ लंग्स टीबी में, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में नहीं। हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो है वो इन्फेक्शियस नहीं है, सिर्फ उसमें कम रिस्क है, बहुत रेयर है। बट लेकिन जो फेफड़ों वाली टीबी है उसमें, लेकिन उसमें भी दवा जैसे ही खाना शुरू करेंगे उसके 1-2 हफ्ते के बाद आप 2 वीक्स जो है कुछ बुक्स में दिया है कि
ही वो इन्फेक्शन स्पूटम कन्वर्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव होने लगता है। तो डॉक्टर साहब एक दफ़े अगर टीबी हो गया है किसी को, तो आप उस व्यक्ति को या मरीज़ को किस तरह का खाना, भोजन किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह की क्या एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, तो अपना कैसे ख्याल रखना चाहिए इन दवाओं के साथ, क्योंकि ये दवाइयाँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं, तो डाइट किस तरह की लेनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति को जो कि स्पूटम पॉजिटिव टीबी है या टीबी किसी भी फॉर्म का टीबी है और टीबी की दवाइयाँ खा रहा है, तो उसको हेल्दी भोजन लेना है। जैसे और हर बीमारी में बोला जाता है, या आपको अपना कंप्लीट बैलेंस डाइट लेनी होती है। ये पेशेंट हो सके तो थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, और जो हल्की फुल्की सैर कर ले, वो सारी चीज़ें, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे, ऐसे रूम में रहो जो वेंटिलेटेड हो और या एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगे हो। ये सारी चीज़ें जो और बीमारियों के लिए प्रिकॉशंस होती है, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, बैलेंस डाइट है, वो सब कुछ करनी होती है। कब करनी होती है? और घर वालों को भी उनके साथ साथ जो है थोड़ा परहेज करना चाहिए शुरू के एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए, तो इनिशियल 2 हफ्ते तो जरूरी है, वो स्पूटम पॉजिटिव है। और अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो उन्हें लोगों को भी घर में जो है वो पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, ताकि टीबी पेशेंट भी जो है वो उनके साथ साथ मोटिवेट होकर अच्छा खाना खा सके। डॉक्टर साहब, हमने सब तरह की बातें कर ली। मैं आपसे अब ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर हम अपने आप को बचाना चाहें टीबी से, कि हमें हो ही ना, तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? देखो, जैसे तो जो WHO का और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनका रिकॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली तो एवरी थर्ड या कुछ थोड़ा कम हुआ है, एवरी 4th पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि पैसिव एंड एक्टिव, तो हम पैसिव से एक्टिव ना हो कि हमारा जो है इन्फेक्शन जो है वो रोग में ना परिवर्तित हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जो आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है। जब तक हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तब तक हम ठीक रहेंगे। जो हमारा लाइफस्टाइल है, मतलब जंक फूड ना ले, ओबेसिटी ना होने दें, अपना स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये चीज़ें इसको अवॉइड करेंगे और तब तक हम हेल्दी रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हम शायद हर रोग के लिए कह सकते हैं कि हम अच्छा भोजन करें, नियमित रूप से भोजन करें, नियमित समय से करें, एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें, रात को आराम से समय से सोएं, और अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो टीवी को बहुत ज़्यादा ना देखें, इंटरनेट को बहुत ज़्यादा ना देखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें। तो टीबी के लिए भी शायद यही कहा जाता है कि अगर आप इससे बचना चाहें। लेकिन अगर एक दफ़ा टीबी हो गया तो दोबारा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक दफ़ा टीबी हो गया तो उसमें तो उसको पूरा कोर्स ख़त्म करना है। जब तक आप डॉट सेंटर के साथ, जो आपका सेंटर है जहाँ से आप ड्रग्स ले रहे हैं, जब तक वो आपको क्योर्ड का सर्टिफिकेट ना दे दे, लास्ट में जब आपका स्पूटम और पल्मोनरी टीबी है तो आपका 6 जो महीने का कोर्स होता है, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो एक बार टेस्ट करते हैं। एक तो 2 महीने के बाद भी करते हैं, एक लास्ट में भी करते हैं, और उसमें स्पूटम पॉजिटिव से स्पूटम नेगेटिव हो जाना चाहिए और वो उसमें क्योर्ड सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। उसके बाद जो है दोबारा टीबी ना हो, उसके लिए तो आपको वही सारी चीज़ें रखनी है कि कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं तो आप मास्क लगाएं, और कोई व्यक्ति जो आपको सस्पेक्टेड लगता है कि इसको टीबी हो सकता है तो उसे दूरी बनाए रखे। तो जो मैं समझी डॉक्टर साहब की पहली बात तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका इनएक्टिव टीबी एक्टिव ना होने पाए। अगर हो गया तो डॉक्टर के पास जाएं, पूरा डॉट का कोर्स जो है वो पूरा करें, परिवार वालों के साथ भी सहयोग करें और परिवार वाले आपके साथ सहयोग करें, और इस बीमारी से पूरी तरह से निजात पाएं। कोई वजह नहीं है कि हम इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे दर्शक जो हैं इसको सुन के ज़रूर लाभान्वित होंगे। इसी के साथ आपसे आज के लिए इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।